नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने लगातार 7वें दिन तक यह मुद्दा लेकर आए हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का। हम कह रहे हैं कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को 7 साल हुए हैं, जेल में बंद है, आरोप पत्र तक दाखिल नहीं हुआ है और साध्वी प्रज्ञा से न्याय कब होगा। न्याय की इस लड़ाई, मुहिम और अभियान को हमने कार्यक्रम के रूप में आपके सामने लगातार लेकर आ रहे। अब तक करोड़ों लोग देश और दुनिया भर के इस कार्यक्रम को देख रहे, इसके साथ जुड़ रहे और साथ में इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए साध्वी जी के परिवार के विभिन्न सदस्य भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे। आप भी घर से बैठकर, फोन करके, स्काइप करके, व्हाट्सअप करके, सोशल मीडिया के विभिन्न हैंडल्स के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं और जो कि बिंदास की खासियत है, फोन करके भी आपकी बात को रख सकते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के पहले मुद्दे को डिटेल में देखते हैं। साध्वी प्रज्ञा जी के साथ जो नाइंसाफी की गई, उन पर जो अत्याचार किए गए, वो पूरी दास्तान अभी और लंबी है। लेकिन इत्तेफाक देखिए, जो साध्वी जी दूसरे केस पर अत्याचार और अन्याय होते नहीं देख सकती थी, उनके साथ ऐसे अमानवीय व्यवहार किए गए जिसे सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा, आपकी आत्मा भी कराह उठेगी। उनको न सिर्फ मारा गया बल्कि इतनी बुरी तरह से, इतनी बेरहमी से मारा गया कि आज तक साध्वी जी अपने पैरों पर खड़ी तक नहीं हो पाई। अत्याचारों की फेहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। उनको कसाई की तरह बेल्ट से पीटा गया। अत्याचार का आलम यही नहीं थमा, कई दिनों तक उन्हें भूखा रखा गया और खाने में मात्र एक रोटी दी गई और वो भी सूखी। खाने में साध्वी जी को नमक तक नहीं दिया जाता। एक तरफ तो बड़े बड़े अपराधियों को जेल में बिरयानी खिलाई जाती है, दूसरी तरफ साध्वी जी को नमक के लिए भी तरसना पड़ा। साध्वी जी को मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया गया। जिस मानवता के कल्याण के लिए साध्वी जी ने घर का त्याग कर दिया और संन्यास धारण कर लिया। अत्याचारों का आलम ये है कि उनके शरीर पर लगे जख्मों को देखकर मानवता को भी शर्म आ जाए। उनकी बहन के आंसू हैं कि रुकने का नाम नहीं लेते। उनके पिताजी की अंत्येष्टि पर भी मात्र उन्हें कुछ घंटों की छूट दी गई। उस पर तत्कालीन सरकार ने राजनीति किया। उनकी रिहाई ना हो, इसके लिए उन पर मकोका लगाया गया। साध्वी जी से उनके परिवार वालों तक को मिलने नहीं दिया गया। परिवार वालों ने हर संगठन, हर सरकारी दफ्तर में, यहाँ तक कि राष्ट्रीय महिला आयोग में भी न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कई बार पत्र लिखे गए, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। साध्वी जी की रिहाई के लिए जो संघर्ष उनके परिवार ने किया, उसने उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से तोड़ दिया। हालांकि पिछले 6 दिनों से मुहिम चलाने के बाद कुछ संगठन सड़कों पर जरूर उतरे हैं और साध्वी जी की रिहाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज भी ज्यादातर लोग खामोश हैं। पिछले 7 सालों से साध्वी जी पर हुए अत्याचारों की कहानी सुनकर हैरानी होती है। साध्वी जी से पूछताछ के दौरान उनके हाथ पैर बांधकर बेल्ट से मारा गया और अभद्रता की सारी हदें पार कर दी गई। आज उनकी हालत जेल में काफी गंभीर बनी हुई है। उन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी है। वो अपने पैरों से लाचार हो गई हैं और उनका इलाज तक ठीक से नहीं किया जा रहा। उन्हें 14 दिनों तक जानवरों की तरह पीटा गया। उनके शरीर का कोई हिस्सा नहीं बचा जहां बेरहमी से उन पर डंडे न बरसाए गए हों। आखिर साध्वी जी का कसूर क्या था? यही कि वो मानवता की सेवा करना चाहती थी, यही कि समाज के कल्याण के लिए साध्वी जी ने अपना सारा जीवन दान कर दिया था, या ये कि कुछ लोगों की आंखों में साध्वी जी खटकने लगी थी। सभी राजनेता खामोश हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर के चक्कर काट काट कर उनका परिवार थक गया है, लेकिन कोई भी बोलने को तैयार नहीं। कोई भी साध्वी प्रज्ञा जी पर हुए अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने को तैयार नहीं। सवाल ये नहीं कि हम कब और कितने देर में जागेंगे और अपनी आवाज बुलंद करेंगे, बल्कि सवाल ये है कि जो प्रताड़ना साध्वी जी ने जेल में रहते हुए सहन की, उसकी भरपाई कौन करेगा? साध्वी जी पर जो अत्याचार किए गए, उनके परिवार को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। तो यह मुद्दा है और इस मुद्दे को हमको अगले 1 घंटे तक अपनी अभिव्यक्ति के साथ आगे बढ़ाना है। हमारे साथ 2 विशेष मेहमान भी आज के कार्यक्रम में जुड़े हैं। हमारे साथ साध्वी प्रज्ञा जी से बड़ी उपमा जी है और उनसे छोटी बहन
जो कल भी हमारे साथ थी, परसों भी थी प्रतिभा जी है, ये दोनों बहनें इस कार्यक्रम में पूरे 1 घंटे हमारे साथ रहेंगे। विभिन्न प्रकार की बातें ये आपके सामने बताएंगे। शुरुआत करते उस बात से जो दिल्ली और महिला आयोग को शर्मसार करने वाली है कि 2010 में इन्होंने महिला आयोग के सामने अपनी प्रस्तावना रखी थी, उस पत्र की कॉपी तक महिला आयोग के पास नहीं है। और 2015 को आज जब मीडिया टीम के साथ, सुदर्शन के कैमरे के साथ ये महिला आयोग गई तो 4 घंटे बिठाने के बावजूद इनकी भेंट नहीं हुई। शायद अध्यक्षा मेकअप में बिजी थी। सुनते हैं जरा प्रतिभा जी, जरा महिला आयोग वाला किस्सा बताइए। जी, मैं जब से साध्वी जी को उठा के ये लोग ले गए हैं उस समय से मैं इस केस में शामिल हूँ। पूरी तरह से मैं और मेरे पतिदेव भगवान जी इसमें शामिल हैं। तो हम लोगों ने 2010 में राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इन दोनों जगह हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया था। तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और कोई ये भी नहीं कहा कि हमें आपकी एप्लीकेशन मिली है। लेकिन जब से ये सरकार बदली है तब उन्होंने जाके हमें रिस्पांस दिया और हमें सूचित किया कि हमें से संज्ञान में लेते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने। लेकिन मानवाधिकार आयोग, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये मानवाधिकार आयोग है जो आतंकवादी मरता है तो रोता है, उसके प्रतिनिधि जाते हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं, उनकी मानवता की बात करते हैं। लेकिन एक मानवता का ही काम करने के लिए निकली हुई साध्वी प्रज्ञा जी के ऊपर सोचने के लिए मानवाधिकार के पास, मानवीय अधिकार के 10,000 से ज्यादा संगठन इस देश में, और एक आयोग है जो कि एक तरीके से मंत्री के दर्जा का अधिकारी उसका अध्यक्ष होता है, जो कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रिटायर्ड होता है। उसने भी कोई रिस्पांस नहीं दिया। प्रतिभा जी, फिर उसके बाद हम लोगों ने आज हम 2015 में जब राष्ट्रीय महिला आयोग के पास गए एप्लीकेशन लेके, तो हमने उनसे कहा कि हमने 2010 में भी आपको एप्लीकेशन दी थी। तो उनका कहना था हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि आपकी एप्लीकेशन आई हुई है। हमने कहा ठीक है, हम आपको अब दूसरी एप्लीकेशन दिए देते हैं। तो हमने दूसरी एप्लीकेशन लिख के रखी और उनसे कहा कि भाई हमें आपको ये देनी है, आप रिसीविंग दीजिए इसकी। तो उन्होंने हमें पूरे 4 घंटे बिठा के रखा और हमारे पहले हमसे बाद में जो लोग आए उन लोगों को भी उन्होंने बुलाया और उनकी बात सुनी और अपने ऑफिस के अंदर बुलाया, उनकी बात सुनी। और कम से कम 5 से 6 लोग अपनी बात कह के उनसे मिलके उनके कैबिन में जाके चले आए। लेकिन आपके बाद भी जो लोग वहां गए जी, उनको भी वो मिली जी, लेकिन आपको टाइम नहीं दिया। जी, मुझे टाइम नहीं दिया। और जब मैंने उनके सचिव से कहा कि भाई हमारे बाद जो लोग आए हैं वो भी मिलके जा रहे हैं, तो फिर हमें क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो उनको टाइम नहीं है, वो मीटिंग में बिजी हैं। तो मैंने कहा बाकी लोग भी तो मिलके गए हैं, तो आप हमें भी जाने दीजिए। बोले नहीं, वो आपसे मिलना नहीं चाहती, स्पष्ट बोला उन्होंने। तो फिर हम वापस चले आए, हमें नहीं मिलने दिया उन्होंने। ये इस देश की महिला आयोग की कहानी है, जो कैमरे के सामने जाने के लिए घंटों मेकअप में लगाती है। ऐसे अध्यक्षाएं और ऐसे सदस्य जिस आयोगों में है, वो किसी के आंसू को पोंछने के लिए उनके पास समय नहीं है, और खास करके तब जब वो आंसू किसी राष्ट्रवादी विचार के व्यक्ति के हो तो बिल्कुल नहीं है। जहाँ कैमरे है, जहाँ खबर है, जहाँ ग्लैमर है, वहाँ के लिए तो महिला आयोग की अध्यक्षा क्या क्या नहीं करती हम कैमरे के सामने देख रहे हैं। लेकिन इस विषय पर वो क्यों नहीं बोल रही है, महिला आयोग के नंबरों पर फोन करके उनको इसका जवाब पूछना चाहिए। आप लोग इंटरनेट से इस नंबर को निकालिए, हम भी आपके सामने थोड़ी देर में इस नंबर को आपके स्क्रीन पर पब्लिश करेंगे। ह्यूमन राइट कमीशन और महिला आयोग, ये दोनों के नंबरों पर आप वर्किंग आवर्स में कॉल करके ये सवाल का जवाब जरूर पूछिए। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हैं, उनके पास भी चलेंगे, फिर उपमा जी के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? रिक्वेस्ट थी एक्चुअली कि जो साध्वी जी के घर वाले हैं, अगर जी नमस्ते, हाँ, जो उनके घर वाले हैं, अगर आप उनका अकाउंट नंबर अगर नेट पे ये आपके चैनल पर बार बार दिखाएंगे तो पूरा देश जो आपको सुन रहा है वो उनकी मदद कर सकेंगे, ताकि उनका इलाज कर दिया जाए जल्द से जल्दी। सभी देशवासी उनके साथ है, और अगर आप उनका घर वालों का अकाउंट नंबर अपने चैनल पे दिखाएंगे तो सभी अपना अपना योगदान दे सकेंगे। चलिए, इस प्रकार की तो कोई उनके तरफ से अभी हमको सहमति नहीं है। एक
हेल्पलाइन का नंबर जरूर स्क्रीन पर हम चला रहे कि साध्वी प्रज्ञा जी के विषय में आप अगर प्रत्यक्ष रूप से ज़मीनी मदद करना चाहते हैं तो उन नंबरों पर बात करके आप अपना सहयोग दे सकते हैं। आप उनसे बात करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्क्रीन पर वो नंबर हम चलवा रहे, जस्टिस फॉर साध्वी प्रज्ञा, इस प्रकार का ये नंबर है जो स्क्रीन पर चल रहा है अभी, और बड़ी मात्रा में भी थोड़ी देर बाद इसको हम स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे। अब अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। मैं सुरेश जी से एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ मैं। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस हिसाब से साध्वी जी के साथ ये जो अन्याय हुआ है, जो कि एक देशभक्त और जो ईमानदार लोग हैं उनको जब इतनी कानूनन प्रताड़ना और मतलब हर तरह से ऊपर से राजनीतिक दबाव डाल के बदनाम और पूरी तरह से खत्म करने की एक साजिश रची गई है, तो इस हिसाब से तो ऐसा लगता है कि कानून में और कोर्ट में भी न्याय नहीं मिल रहा है ईमानदार और देशभक्त लोगों को। तो आने वाले समय में इस हिसाब से तो भारत का भविष्य पूरा अंधकार में हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कल भी इसी बात को दोहराया था कि आखिर साधु संत क्यों टारगेट है, क्यों सारी शक्तियां साधु संतों के खिलाफ पड़ी है। इस बात को मैंने कल भी यही कहा था कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाए रखने में, आपके हमारे परिवारों को भारतीय संस्कृति के साथ जोड़े रखने में, इस देश को पुनः विश्वगुरु पद पर बैठाने के लिए अगर कुछ महत्वपूर्ण घटक काम कर रहे हैं, या इस हिंदुस्तान को इतने लाख साल तक जीवित रखने में जो घटक काम करे, उनमें साधु संतों का बहुत बड़ा रोल है। और इसलिए इस परंपरावादी समाज को, परंपरावादी साधु संतों को दूर करना होगा, और इसलिए वो लक्ष्य किए जा रहे हैं। उपमा जी के पास चलते। उपमा जी, आप आज 7वां दिन है, इसके पहले के भी एपिसोड आपने देखे होंगे, लोगों की भावना भी आप तक पहुंची होगी, क्या कहना है आपका? मन को एक संतोष हुआ कि देर से ही सही पर किसी तक तो ये खबर पहुंची, किसी की अंतरात्मा ने तो कहा कि साध्वी जी को न्याय मिलना चाहिए, और किसी ने उनके लिए ये आवाज़ उठाई। हम पूरे परिवार वाले उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और एक मुहिम जो आपने चलाई, एक अभियान जो आपने शुरू किया, उसमें बहुत सारे लोग जो सुप्तावस्था में पड़े हुए थे वो भी जागृत हुए, और जो सचमुच कुछ करना चाहते थे उनको एक प्लेटफॉर्म मिला आवाज़ उठाने के लिए, और वो आपके साथ आज खड़े हुए हैं। जिस प्रकार से आप कॉलर्स को देख रहे हैं, जिस प्रकार से आप अपने चहेतों को देख रहे हैं, जिस तरह से आपका न्यूज़ चैनल लोग दिन दूनी चौगनी मात्रा में देख रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई कि देर से ही सही अब लगता है कि शायद हमें न्याय मिल पाएगा। और आपकी बात पहुंची है। जो आरोपी होने का, निर्दोष होने के बावजूद जो ढब्बा कुछ लोगों की तरफ से लगाया जा रहा था, उस बात का सत्य वास्तव लोगों के सामने आएगा। और कुछ मात्रा में ये भी था कि क्योंकि लंबा पीरियड गुजरा है 7 साल का, तो 7 साल में कुछ लोग भूल भी गए थे, क्योंकि लोग ये जो शॉर्ट मेमोरी है, ये इस देश का बहुत बड़ा दोष है, और इस दोष का फायदा दुर्गुण वाले उठाते हैं। इसका नुकसान सज्जनों को होता है, क्योंकि उनके समर्पण को, उनके संघर्ष को, उनके बलिदान को याद नहीं किया जाता। मुझे लगता है ये भी एक रिकॉल होना एक बड़ी उपलब्धि निश्चित रहेगी। उपमा जी। ये बिल्कुल सत्य है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो एक रिन्यूएशन हुआ, आपने नए तरीके से इस चीज़ को उठाया, और लोगों को वापस ध्यान में आया कि साध्वी प्रज्ञा सिंह कोई थी जिनके ऊपर इतना अत्याचार हुआ, और वो अभी तक न्याय की आस में अपने शरीर और मन से लाचार होकर के बिस्तर पे पड़ी हुई हैं। उनका परिवार परेशान है, वो परेशान है, बस बाकी कुछ लोगों के दिमाग में शायद वो अभी भी रही होंगी, और निश्चित रूप से रही, तभी इतनी जल्दी जागृत हुआ देश। अन्यथा बाकी 80% लोग तो शायद भूल चुके थे उनको। और इस चैनल ने जो काम किया, उससे देश में एक लहर पैदा हुई, और इस न्याय प्रक्रिया में बैठे हुए लोगों को एक बार पुनः विचार करना पड़ेगा कि शायद न्याय देने में बहुत देर हुई। बिल्कुल, और वो जो देर होगी, उस देरी का, गलती का और इनके निर्दोष होने का जब एहसास होगा, तो उसके बाद इन 7 सालों को कौन लौटाएगा? खास करके ऐसे व्यक्ति के जीवन के 7 साल जो अगर इस राष्ट्र कार्य में प्रत्यक्ष रूप से लगते तो इस राष्ट्र का निश्चित कुछ ना कुछ उपयोग होता। वो कौन लौटाएगा, ये भी सवाल है। और इन निर्दोष होते हुए भी जो सजा दी गई, उन लोगों को भी सजा कब मिलेगी, ये भी सवाल है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हाँ, क्या कहना है आप? सुरेश जी। हाँ सुरेश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आपने जो
मानव अधिकार और महिला आयोग के बारे में जो नंबर चलाने के लिए कहा है बहुत अच्छा है। साथ में मेरा कहना यह है कि गृह मंत्रालय के नंबर भी चलाए। सारे लोग गृह मंत्रालय को फोन करेंगे और पूछेंगे कि क्यों साध्वी जी को न्याय नहीं मिल रहा है। और साथ में एक निवेदन करूंगा सुषमा स्वराज जी से आपके चैनल के माध्यम से कि एक महिला मंत्री होने के नाते जो अपना कर्तव्य निभाए और साध्वी प्रज्ञा जी के साथ तुरंत न्याय करके तुरंत रिहा कराया जाए। हरिओम। धन्यवाद। ऐसे नंबर तो हम चलाए रहे, लेकिन इसके सिवा भी आपको जिनके साथ बात करनी चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए, ऐसा लगता है उन सब के नंबर आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। आप वहाँ पर ज़रूर फ़ोन करिए। 125 करोड़ का ये देश है। इस 125 करोड़ के पूरे हिंदुस्तान के हित के लिए, वैसे तो साधु संत केवल देश का नहीं विश्व का हित देखते हैं, उनके हित के लिए जिन्होंने संन्यास लिया था, क्या उस देश में 1.25 लाख लोग भी फ़ोन करने वाले नहीं हो सकते? अगर वो लोग फ़ोन करें तो क्यों ना सोए हुए सारी व्यवस्था को हम जगा नहीं सकते? कॉलर, जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। हाँ सुरेश जी, जय हिंद। मैं सुनील वेरा उड़ीसा से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। चलिए, शायद संपर्क टूट गया है। हमारे पास कई व्हाट्सएप भी आए हुए हैं, कल भी और आज भी लगातार बाढ़ सी आई हुई है। हम सबको तो नहीं दिखा पाएंगे ऑन स्क्रीन पर, लेकिन बाकी सबको हम हमारे वेबसाइट और सोशल मीडिया के सारे हैंडल पर डाल देंगे, लेकिन कुछ उसमें से यहाँ दिखाते हैं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर के विषय में जो पिछले 7 वर्षों से कारागार में बंद है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई ऑफेंस प्रूव नहीं हुआ। लेकिन सलमान खान वाले केस में कुछ डिफरेंट हुआ। 1 बजे कन्विक्शन हुआ और कुछ ही घंटों के अंदर मैटर हाईकोर्ट में लग भी गया। क्या एक पैसे वाले के लिए कानून अलग है और एक आम आदमी के लिए कानून अलग है? एक निर्दोष साध्वी प्रज्ञा सिंह जो कि 6 साल से जेल में पीड़ित हैं, उनको निर्दोष होने के बावजूद जमानत नहीं दी जा रही। सलमान के नाम के आगे खान लगा हुआ, इसलिए उसको जमानत दे दी गई है। और हमारी जो बहन जेल में 6 साल से पीड़ित हैं, उनको इसलिए जमानत नहीं दी जा रही कि वो हिंदू हैं। साध्वी प्रज्ञा दीदी जिसने कोई गुनाह नहीं किया, फिर भी वो आज जेल में है। 6 साल हो गए उनको। वो एक महिला है, क्या किसी ने इसके बारे में भी नहीं सोचा? उनका गुनाह क्या था? कोई साबुत हुआ क्या उनका गुनाह? मेरा एक प्रश्न है भारत की न्याय व्यवस्था से कि एक सन्यासी और फिल्म स्टार और अन्य लोगों के और एक सन्यासी के साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रही है? पीड़ा आज सारा देश देख रहा है, उसे क्या केवल इसलिए कि वो साध्वी है, हिंदू है, क्या आप उसे जमानत तक नहीं दे सकते? देश में एक कानून होना चाहिए सबके लिए, अमीर के लिए, गरीब के लिए। ये दोहरा न्याय हिंदुस्तान में ये एक तुष्टीकरण को ही बल दे रहा है कि एक तरफ जहां सलमान खान जो कि एक बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ आरोपी है, हिंदूवादी नेता प्रज्ञा जी हैं जिनके ऊपर अभी तक आरोप भी सिद्ध नहीं हुए हैं और वो बिना आरोप सिद्ध हुए अभी तक जेल में हैं और उनको जमानत तक नहीं दी जा रही है। मैं इन लास्ट बाइट की जो व्हाट्सएप है उसकी एक दुरुस्ती करता हूँ। वो कह रहे आरोप सिद्ध नहीं हुए, मैं तो कहता हूँ आरोप पत्र ही दाखिल नहीं हुआ है। हम बात को समझे, क्योंकि आरोप पत्र दाखिल होना, कानूनी कार्रवाई चलना, उसके बाद निर्णय आना, यह हम समझ सकते हैं एक बार के लिए, लेकिन आरोप पत्र ही नहीं दाखिल हुआ है 7 साल में और फिर भी जेल में है, ये वास्तव है। और आज़ाद हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसी केस हो, अगर कोई है तो मुझे ज़रूर बताए, जिनके साथ 7 साल आरोप पत्र दाखिल करे बगैर उनको ना केवल जेल में रखा, बल्कि उनकी आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी की प्रताड़ना हुई होगी तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की हुई है। और ये दुर्भाग्य हिंदुस्तान खुले आंखों से देख रहा है। उपमा जी अब भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, साध्वी जी ने तो पूरा जीवन ही दिया है। क्या हिंदुस्तान की ये चुप्पी, ये निराशावाद या शांति, इससे दुख नहीं होता है? बहुत कष्ट होता था, आज भी होता है, और लगता था कि हम ही कायर हैं। हमें जो दिखाया जा रहा कि हम आतंकवादी हैं, हमारा परिवार राष्ट्रद्रोही है, हमारे पिता ने हमें ऐसे संस्कार दिए हैं कि मेरे परिवार के एक सदस्य ने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। इन सारी चीज़ों को देख के मन इतना व्यथित होता था, कई बार विद्रोही मन कहता था क्यों ना ऐसा करके ही दिखा दिया जाए, पर संस्कार रोकते थे। हमारा धर्म, हमारे संस्कार, माता पिता के दिए हुए संस्कार, ये सब हमें बाध्य करते थे कि नहीं, ये गलत है
और एक ना एक दिन जो आरोप हमारे परिवार पर लगे हैं वो निराधार साबित होंगे, झूठे और बिना तथ्य के लोगों के सामने आएंगे कि ये झूठ था, इस परिवार को सिर्फ प्रताड़ित किया गया। सिर्फ उन्होंने मानसिक प्रताड़ना सहन नहीं की, मेरे पूरे परिवार ने मानसिक प्रताड़ना सहन की। मेरे पिता उनके दर्शन के लिए तरसते हुए, बिना दर्शन किए हुए इस संसार से विदा हो। हम आपकी भावनाएं समझते हैं। क्या पिताजी को ये ऐसा क्यों लगा कि अपनी बेटी का दर्शन करना चाहिए? उनका मन बहुत दुखी था इस बात को लेकर के कि उनकी बेटी पर इतना बड़ा आरोप लगा। एक राष्ट्र के लिए समर्पित परिवार, बचपन से हम लोग संघ का कार्य करते आए हैं, समाज का काम करते आए हैं। मेरे पिताजी ने संघ का काम किया और ऐसे परिवार के ऊपर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगे, इससे बड़ा अपमान, इससे बड़ा दुख किसी के लिए और कुछ नहीं हो सकता। पिताजी इस चीज़ को कैसे भी करके सामान्य अपने आप को करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब उनकी प्रताड़ना और उनके ऊपर जो अत्याचार हुए जेल के अंदर, जिस तरह का उनको तोड़ा गया, एक फर्राटे से चलने वाली लड़की जो लड़कों को पीछे छोड़ दिया करती थी, फिजिकली टोटली फिट लड़की, और वो बिस्तर पर आ गई थी पैरालिटिक होके, उसकी रीढ़ को तोड़ दिया गया था, उसके मन को तोड़ दिया गया था। ऐसी प्रताड़ना को देखकर किस बाप का दिल नहीं दहलेगा। पिताजी अंदर ही अंदर घुलने लगे थे, चूँकि पुरुष थे और राष्ट्रधर्मी थे, इसलिए किसी के सामने कभी रोते नहीं थे, पर अंदर ही अंदर वो पूरी तरह से घुलते जा रहे थे इस दुख को लेकर के। और वो दुख उनका तनाव में परिवर्तित हुआ और हाइपरटेंशन के कारण उनको पैरालिटिक अटैक हुआ। वो बिस्तर पर 2 महीने रहे और उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस बीच में मैं उनके साथ अस्पताल में थी लगातार, मेरा भाई था, मैं थी। उस बीच में उन्होंने कई बार इच्छा जाहिर की कि मैं प्रज्ञा के चरण स्पर्श करना चाहता हूँ, अपनी बेटी क्योंकि वो बेटी के लिए नहीं, वो अपनी इस समाज में उनका साध्वी का स्थान हो गया था, उस नाते वो उनको चरण स्पर्श करना चाहते थे, उनका दर्शन करना चाहते थे। और उनका मन कहता था कि अब मैं नहीं बचूंगा, पर मैं एक बार उनके दर्शन करना चाहता हूँ। पर ये इजाज़त भी उन्हें नहीं मिली कि साध्वी जी एक बार उनके सामने जा पाती, क्योंकि वो तो स्वयं चलकर जाने की स्थिति में थे नहीं, पर साध्वी जी भी उनके समक्ष नहीं जा पाई। उनको इस तरह की कोई भी अनुमति नहीं दी गई कि वो जा पाती और पिताजी उनके अंतिम दर्शन कर पाते। तो पिताजी की और साध्वी प्रज्ञा जी का अंतिम मुलाकात कितने लंबे समय पहले हुई? संन्यास के समय, और एक बार जब वो हॉस्पिटल में मुंबई में थी, उस समय बस पिताजी उनसे मिलने गए थे शुरुआती दिनों में। जी, उसी समय उनकी भेंट मतलब करीब 7 साल भेंट नहीं हुई। उसके बाद से हम लोग उनको फोन पर बताते थे कि पिताजी अब उनकी ये स्थिति है। अब ये कुछ चीजें हम छुपाते भी थे पिताजी से ताकि उनको आत्मिक कष्ट मत हो, लेकिन वो संघ के कार्यकर्ता थे और सामाजिक कार्यकर्ता थे। समाज में उनका काफ़ी सम्मान था, जिस जगह पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर उनका नाम चलता था और लोग आज भी उनको बहुत सम्मान देते हैं। तो उनको सारी चीज़ें समझ में आती थी कि जब पुलिस ले जाती है और एक सरकार जब किसी के खिलाफ अभियान चलाती है, जब सरकार इंटेंशनली किसी को परेशान करने के लिए उठा कर ले जाती है, अपहरण करके ले जाती है, तब उस व्यक्ति की वो क्या दशा कर सकते हैं। क्योंकि मीसा के समय पिताजी का भी वारंट निकला हुआ था, हालांकि ये सौभाग्य रहा कि सरकार उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई थी, पर पिताजी को अंदाजा था कि कितनी शारीरिक और मानसिक प्रताड़नाएं उनको इस समय दी जा रही होंगी। उसका कष्ट कहीं ना कहीं उनको हर समय सालता रहता था। ये सारी घटनाओं के बीच ऐसा नहीं लगा कि ये देश आज़ाद है या भी नहीं है? बिल्कुल, हर व्यक्ति कहता है हम लोग तो ठीक है, पीड़ित परिवार है, पर सामान्य व्यक्ति से आप जाकर के पूछिए, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी घटना होती है जिसके कारण लोग कहते हैं कि हम भले ही कागजों पर आज़ाद हो गए हैं, स्वतंत्रता केवल कागजी कार्यवाही में हुई है, वास्तविकता में हमें अभी भी स्वतंत्रता नहीं मिली। क्या खुलेआम सड़क पे घूमने को, सिगरेट पीने को, धुआं उड़ाने को, या वाहियात बातें करने को, या शराब के ठेके खोलने को हम स्वतंत्रता का नाम दे सकते हैं? तो बिल्कुल स्वतंत्रता है।
एक व्यक्ति की संपूर्ण स्वतंत्रता जिसमें वो अच्छा जीवन जी सके, एक अच्छा नागरिक बनकर अगर वो राष्ट्र धर्म निभाना चाहता है तो निभा सके, ये स्वतंत्रता अगर उसको नहीं है तो ये कैसी स्वतंत्रता है। और हर छोटे से छोटा व्यक्ति जो जिसका बौद्धिक स्तर थोड़ा भी ठीक ठाक है उसको ये चीज़ समझ में आती है कि ये कैसी स्वतंत्रता है। बिल्कुल भी नहीं। हम भले ही आज़ाद हुए पर मानसिक रूप से हम आज भी गुलाम हैं। हम पूरी तरह से अंग्रेजों के बनाए हुए कानून पे अभी भी चल रहे हैं। अभी भी हम कई सारे 60 साल हुए हैं हमें स्वतंत्र हुए, और उससे पहले के कानूनों की हम बरसी मनाते हैं। तो ये तो सीधा सीधा हमें बताता है कि ये अंग्रेजी कानूनों को हम चला रहे हैं, जो कि हमारे परिवेश के हिसाब से, हमारे सामाजिक परंपराओं और ना केवल कानूनों को चला रहे बल्कि तरीकों को भी चला रहे हैं। जिस प्रकार का टॉर्चर साध्वी के साथ होने की बातें कल 2 दिनों तक चैनल पर प्रतिभा जी बता रही थी, ये सब सुनकर लगा कि ना केवल कानून ऐसा है बल्कि कानूनी तरीके, लोग भी वैसे हैं। ऐसे लोग जो ATS में है, महाराष्ट्र जैसे राज्य से है, शिवाजी महाराज की परंपरा का राज्य है, और वहाँ पर नाम लेकर चलने वाले लोग कितना अधर्म का कृत्य कर रहे थे और कहीं पर कुछ नहीं हो रहा था जी। उनके महिला होने को भी ताक पर रख दिया गया था। वो एक महिला हैं तो महिलाओं के साथ जो नियम अपनाना चाहिए, कम से कम वो तो मानवता के, वो मनुष्य तो थे। उन्होंने अपनी मानवीयता खो दी थी। वो बेहोश थी, उनको मार मार कर इतने चौड़े बेल्ट से, मिलिट्री में जो बेल्ट चलता है उस बेल्ट से उनको 10-10, 11-11 लोग एक साथ मारते थे घेरा बना करके। और जब वो बेहोश थी, कोई महिला नहीं होती थी उसमें मारने वाली कोई महिला नहीं होती सारे पुरुष मिलकर के मारते थे, जोर आजमाते थे। और मारने के बाद जब वो बेहोश हो गई तो उनको निर्वस्त्र करके उनके वस्त्र बदल दिए पुरुषों ने, क्योंकि होश में रहते हुए उनको ये ध्यान नहीं आया एक बार भी कि इस साध्वी के रूप में मैं अपनी बहन को देख लूं, मैं अपनी माँ को देख लूं, मैं अपनी पत्नी को देख लूं। अगर उनके परिवार के सदस्यों के साथ कभी कोई ऐसा करता, क्या प्रतिक्रिया होती उनकी। मुझे लगता है कि उनके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति का निवास हो गया पूरी तरह से। वो सरकार के इतने दबाव में थे, चंद पैसों के लिए उन्होंने अपने अंतरात्मा को मार दिया था, और पूरी तरह से उस दबाव में आकर के उन्होंने जो कृत्य किया, शायद रावण के समय में भी ये कृत्य इस तरह के नहीं हुए होंगे। सीता जी को केवल कहा गया कि आप विवाह कीजिए, नहीं तो मैं आपका ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पर उनको हाथ नहीं लगाया गया। यहाँ तो इनको निर्वस्त्र करके इनके वस्त्र उतार दिए गए, इनको भोजन नहीं दिया गया। पराकाष्ठा थी अमनुष्यता की, पराकाष्ठा थी बर्बरता की, पराकाष्ठा थी राक्षसी प्रवृत्ति की, जो उन लोगों ने उनके साथ दिखाई। हम समझ सकते हैं कैसा समय रहा होगा, क्या घटनाएं होती होगी, और एक खास करके उस व्यक्ति के लिए बड़ा दुखी का क्षण होगा जो इस देश के कानून व्यवस्था, संविधान और व्यवस्था के लिए उसको ऊपर उठाने के लिए बाहर निकला हो और उसके साथ वही व्यवस्था अन्याय कर रही हो। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए, साध्वी प्रज्ञा जी को न्याय कब, और इस अन्याय की, इस पूरी काली करतूत को कब रोका जाएगा। और इसलिए आज हम आपके सामने बिंदास में 7वें दिन लगातार ये मुद्दा लेकर आए हैं, और आप देख रहे हैं करोड़ों लोग इसके साथ जुड़कर अपनी बात को कह रहे हैं। और एक भी ऐसा ये व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि इनके साथ न्याय हुआ है। क्यों? क्योंकि अन्याय जब 100% होता है तो न्याय की 100% कहीं गुंजाइश नहीं रहती, 1% भी नहीं रहती। और यहाँ तो अन्याय 100% नहीं हुआ है, बल्कि 100% के ऊपर कहने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन जब जिसका जलता है उसको पता चलता है कि इसकी मात्रा कितनी गहरी, भयंकर और कितनी कड़वी है। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ जी, हरिओम। बोलिए।
प्रभु जी, कहना ये है कि साध्वी जी को या बापू आसाराम जी को या किसी और भी शंकराचार्य को जेल में इसलिए डाला जाता है कि हिंदू धर्म की आस्था की जड़ में तेजाब। हाँ हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि कुछ हिंदू भी करने को तैयार नहीं है। और हाँ, बाकी तो आप समझ ही रहे हैं कि जैसे हिंदुओं की आस्था टूट के ये दूसरे धर्म में जाएं, उनका कारण ये है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ सर, नमस्कार सर, अंकित भटनागर बोल रहा हूँ लखनऊ से सर। हाँ सर, मैं तो कांग्रेस के उस राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह से पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। वो अपनी छाती पीटता रहता है और उसे आतंकवादी को शायद कॉलर से संपर्क टूट गया है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। चलिए, शायद तकनीकी कारणों से हम बात नहीं कर पा रहे। बोलिए। चलिए, शायद तकनीकी कारणों से हम बात नहीं कर पा रहे। हमारे साथ दोनों बहनें जुड़ी हुई, उपमा जी जुड़ी हुई, प्रतिभा जी जुड़ी हुई। हम चर्चा कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। इस आगे बढ़ने के पहले जरा हम कारण देख लेते हैं कि इन घटनाओं के पीछे क्या कारण है। देखिए, वोट बैंक की राजनीति के तहत ही साध्वी प्रज्ञा को अरेस्ट किया गया, क्योंकि उन्हें लगता था इससे हमें एक विशेष समुदाय का वोट मिल जाएगा। साध्वी प्रज्ञा जी का प्रसिद्ध होना, उन्हें हिंदू आतंकवाद का मुद्दा बनाने के लिए एक ऐसा फेमस चेहरा चाहिए था जो देश भर और राष्ट्रवादियों में जाना जाता हो, इसलिए साध्वी जी को इसके लिए चुना गया। हिंदू आतंकवाद का मुद्दा बनाना, साध्वी प्रज्ञा जी को अरेस्ट करके हिंदू आतंकवाद का मुद्दा दिखाना ही इन लोगों का एकमात्र उद्देश्य रहा। जब आतंकवाद की बात उठती हो तो हमेशा ही एक समुदाय का नाम सबके जहन में आ जाता है। इसी को खत्म करने के लिए कई लोगों ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा। साध्वी प्रज्ञा जी का साथ न देना, जैसे ही साध्वी जी को अरेस्ट किया गया उनका लोगों ने साथ नहीं दिया। कोई भी राजनीतिक पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं हुई, जबकि सबको पता था कि साध्वी जी निर्दोष हैं। साध्वी जी के परिवार का गरीब होना, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी का परिवार दिन रात एक करके साध्वी को सहायता प्रदान करने के लिए हमेशा खड़ा रहा, लेकिन वो महंगे वकील और उनकी फीस नहीं दे पाए, जिससे साध्वी जी को कोई अच्छा वकील नहीं मिला। इसी वजह से साध्वी का केस अभी तक निर्णयात्मक स्थिति में नहीं पहुंच पाया। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलो। हाँ, बोलिए। सर, मैं आपकी मूवी में योगेश नागर बोल रहा हूँ, रिटर्न होता है। हाँ। सर, मैं आपकी मूवी से जुड़ चुका हूँ। प्रज्ञा जो भी को मत बनेगा आप मुझे जरूर बताना, कोर्ट से बनने के लिए तैयार हूँ। चलिए, हम उपमा जी के पास चलते हैं। उपमा जी, अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं। इस बचे हुए जो भी 20-1 मिनट हमारे हाथ में है, इस 20 मिनटों में हम चाहते हैं कि आप उन विषयों को भी लोगों के सामने लेकर जाए जो पिछले 6 एपिसोड में हम दर्शकों के सामने नहीं लेके जा पाए। आप क्या याद करेगी? कल आपने एक प्रश्न पूछा था कि कैसे वो अचानक सन्यासी बन गई। तो सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सन्यासी कोई भी व्यक्ति बनता नहीं, सन्यास अपने आप हो जाता है। और वो तो शुरू से ही सन्यासी प्रवृत्ति की थी। अगर किसी ने कुछ मांग दिया, बिंदास दे दिया। आपका चैनल है बिंदास बोल, आपका कार्यक्रम है और वो मन से बिंदास है। कभी भी किसी ने भी कुछ भी मांगा, इवन सोना चांदी भी अगर किसी ने मांग लिया तो वो भी दे देती थी। मेरी माँ कई बार कहती थी कि बेटा सोना चांदी कोई नहीं देता है, पर उनका कहना रहता था अपना क्या है माँ, सब ऊपर वाले के यहाँ से आया, ऊपर वाले के यहाँ जा रहा है, फिर आएगा फिर चला जाएगा। तो बचपन से ही उनकी प्रवृत्ति ऐसी थी जिसमें सचमुच सन्यास निवास करता था। केवल वस्त्र और परंपरा के कारण इलाहाबाद के कुंभ में उनका सन्यास हुआ,
क्योंकि एक दिन में 2 दिन में किसी का भी मन नहीं बनाया जा सकता है। तो उनकी प्रवृत्ति जो शुरू से थी उसके तहत उनका संन्यास हुआ। इतनी भोली और इतनी सज्जन कि कोई मार देता था तो पिट के घर रो के आ जाती थी, पर प्रतिकार नहीं करती थी। मैं बड़ी थी, मुझे बुरा लगता था कि किसी ने मेरी बहन को छू दिया, मार दिया, तो मैं जाके उसको पीट के आती थी कि मेरी बहन को मार दिया तो कैसे छुआ। मैं प्रतिकार करती थी पर वो प्रतिकार नहीं करती थी। ऐसे बच्चे के ऊपर बड़े होने पर आतंकवादी होने का, बम ब्लास्ट करके इतने लोगों की हत्या करने का आरोप लगा। ये दुखद बात हमारे परिवार के लिए, उनके लिए, हम सब के लिए। कभी भी किसी के लिए भी कोई दुर्भावना नहीं मन में। पारिवारिक हो, सामाजिक हो, सबको समभाव में देखना, सबके लिए बराबरी से काम करना, चाहे वो परिवार का व्यक्ति हो, चाहे बाहर वाला हो, पड़ोस वाला हो, कोई भी रहे। अगर किसी को उनकी आवश्यकता है तो तत्पर हैं हर समय, और पूरी तरह से मदद करना, तन मन धन जो भी लगा सकती हैं, मन लगा के मन करना, ना परिणाम की चिंता करना। किसी लड़की को किसी ने छेड़ दिया तो 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, इसकी चिंता करे बिना कूद गई और उनके साथ संघर्ष शुरू कर दिया, बस उस लड़की को बचा के वापस लाई। पिताजी जिनके ऊपर ये आरोप लगा कि पिता के संस्कारों ने ही उनको आतंकवादी बनाया, कई मीडिया चैनल्स ने ये उस समय दिखाया था और बहुत हाईलाइट करके दिखाया था कि ये इनके पिता हैं असली जड़ इस पूरे मामले की, जिन्होंने अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दिए। उस पिता ने हमेशा हम लोगों को ये सिखाया, उस नगर के लोग इस चीज़ के गवाह हैं कि जिस जमाने में लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, उस समय हमारे पिताजी कहते थे कि अगर कोई कमेंट्स करता है तो प्रतिकार करो, ताकि वो किसी और लड़की के ऊपर कमेंट्स करने के पहले 1000 बार सोचे। और ये संस्कार साध्वी जी के अंदर शुरू से थे, इसलिए लड़कियां क्या, लड़के भी उनसे डरते थे। उनके जिस स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल के शिक्षक कहते थे कि जब प्रज्ञा ने हमारे स्कूल में एडमिशन लिया तब से पहली बार सरस्वती जी की धूल झाड़ के और नियमित पूजा शुरू हुई थी। ये ही सन्यासी मन था, पूजा पाठ में मन लगना, आध्यात्म की तरफ ध्यान देना और हर किसी की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहना। ऐसे व्यक्ति को सन्यासी बनने की कहाँ आवश्यकता थी, वेश बदलना था तो वेश उन्होंने बदला था। कभी भी किसी के लिए भी ऐसा मन में नहीं आया कि इसको हम बाद में देख लेंगे। जो भी था तुरंत निर्णय, अगर किसी ने बुरा किया तो तुरंत उसको जवाब दिया और फिर उसके बाद में उसको भूल जाना। परिवार के हर लोगों को लेकर के चलना। परिवार पराकाष्ठा तो यहाँ हो जाती है कि आज जब मैंने ये देखा है कि कैसे प्रताड़ित किया था दीदी को ATS ने, तो मैंने दीदी को बोला, दीदी जब आप बाहर आ जाएंगी तो हम इनसे निपटेंगे। तो उनका कहना था नहीं, वो उनकी ड्यूटी थी और वो किसी ना किसी प्रेशर में ये काम कर रहे थे, इसलिए हमें किसी को टारगेट नहीं बनाना, हमें बाहर आके फिर से अपने समाज सेवा और सारे काम करने हैं जो धर्म और संस्कार, वो धर्म और राष्ट्र जागरण के लिए होते हैं। ये पराकाष्ठा है कि व्यक्ति कितना सहन करता है। साधारण व्यक्ति इतना सहन नहीं कर सकता। साधारण व्यक्ति अपने पे इतने अत्याचार करने वाले लोगों के प्रति ऐसे भाव नहीं रख सकता। ये सिर्फ एक संत हृदय ही कर सकता है। बिल्कुल। और इतने अत्याचार, 7 साल के अत्याचार, कोई टूट जाता इन बिटवीन। उनको शायद ये भी ऑफर दी गई थी कि अगर आप झूठ बोलती है, आप कबूल करती है तो आप ऐसे संस्थाओं के साथ जुड़ी है तो उन संस्थाओं को आतंकवादी संगठन साबित करने में सहयोग होगा जी। या मुझे ये भी पता चला था कि अग्निवेश जैसा आदमी जो सरकार के दलाल के तौर पर जाना जाता है, वो भी साध्वी प्रज्ञा जी को जेल में मिलने गया था और ऑफर किया था कि मैं आपको छुड़वाने आया हूँ, मुझे चिदम्बरम जी ने और शिंदे ने भेजा है, वो भी जरा बताइए। वो अग्निवेश जी ने जेल जाके ये भिजवाया, अपना चिट्ठी भिजवाई कि हम साध्वी प्रज्ञा सिंह जी से मिलना चाहते हैं। तो जेल के नियमों के अनुसार दीदी के पास ये चिट्ठी गई, जेलर ने भिजवाई कि आपसे स्वामी अग्निवेश मिलना चाहते हैं। जबकि स्वामी अग्निवेश जी की सच्चाई बहुत पहले से वो जानती थी और सभी लोग मुझे लगता है देश के जानते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि भगवाधारी हैं, भगवा वस्त्रों का अपमान नहीं होना चाहिए। उनने उनसे मिलने के लिए कहा कि ठीक है आप उनको बुलाइए, मैं मिलूंगी। उनसे मिलने के लिए स्वामी अग्निवेश जी आए तो एक नया रूप था उनका कहना था कि मैं तो आपको देख के मैंने तो अपना जीवन ही बदल लिया, आपको देख के मैं इतना श्रद्धान्वित हूँ, आप सही अर्थों में संत हैं और आप कहिए तो
तत्काल अभी गृह मंत्री जो हैं, उस समय यूपीए का शासन था, गृह मंत्री जो हैं पी चिदम्बरम मेरे साथ में पड़े हुए मेरे लंगोटिया यार हैं वो, और जितने भी अभी मुख्यमंत्री हैं उसके महाराष्ट्र के वो भी मेरे मित्र हैं। हम सभी मैं उनसे जाके कह दूंगा और बहुत जल्दी हो जाएगा कि वो आपको छोड़ देंगे। दीदी ने कहा नहीं, मुझे बाहर आने की बिल्कुल खुशी नहीं है और ना मैं किसी की सिफारिश से बाहर आना चाहती हूँ। जिस तरह से जिन कुचक्रों के चलते मुझे अंदर लाए हैं ये लोग, उसी तरह से इन लोगों को डिफीट देके वो पूरे नियम और कानून के ऊपर चल के, भले ही मुझे 10 साल और लग जाएं, मैं पूरे नियम और कानून के साथ पूरे सम्मान के साथ बाहर आऊंगी। मुझे किसी के उसकी सामने झुकने की जरूरत नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं जी। बिल्कुल। और उनका राजनीतिक उपयोग करना चाह रहे थे क्योंकि लोकसभा के चुनाव के पहले की ये शायद घटना है और अगर वो कर पाते तो शायद उनको जो माहौल बनाना था वो माहौल बनाने में वो मोहरे के तौर पर इनका उपयोग कर सकते थे। टूटना होता तो साध्वी के पास टूटने के लिए कई ऐसे क्षण अत्याचार के भी आए होंगे, प्रलोभन के भी आए होंगे, लेकिन वो नहीं टूटी। बहुत सारी पार्टियों के ऑफर थे जेल में। जब वो नासिक जेल में ही थी उसी समय हम लोग जब मिलने जाते थे तो कई लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, हम लोगों को अप्रोच करते थे, हमको दीदी आप उनसे बात कीजिए, अभी चुनाव आने वाला है, हम अपनी पार्टी से टिकट दे देंगे, वो अंदर से ही चुनाव लड़ सकती हैं और उसके बाद तो उनके निकलने में बहुत आसानी हो जाएगी। आप उनसे बात कीजिए, अगर आर्थिक समस्या है तो वो हम सुलझा देंगे, आपके परिवार को हम इतना पैसा देंगे, आप लोगों को हम ये कर देंगे। ढेर सारे प्रलोभन हम लोगों के द्वारा उन तक पहुँचाए जाते थे। हम लोग बात भी करते थे पर सीधी सी एक ही बात होती थी उनके द्वारा कि मुझे किसी भी राजनीतिक दल का नायक नहीं बनना है, मुझे किसी भी तरह के प्रलोभन का कोई भी सहारा नहीं चाहिए, मुझे किसी का ऐसा व्यक्तिगत सहारा जिसके कारण कल को मुझे अनैतिक कार्य करना पड़े उनके लिए मैं नहीं करना चाहती और ना मैं जीवन पर्यंत करूँगी। कितने प्रयास किए गए लेकिन उन्होंने हर बार एक ही चीज़ था, अपनी जगह पर अडिग रही, वो किसी भी तरह का प्रलोभन स्वीकार नहीं किया। जब वो नासिक जेल में थी तो उनकी तबीयत खराब थी और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में थी, तो वहाँ जो ड्यूटी लगती थी पुलिस वालों की, सुरक्षा कर्मियों की, उनमें 2 ऑफिसर होते थे और बाकी पुलिसकर्मी होते थे, महिला होती थी, पुरुष होते थे। उन सब ने दीदी को आके बोला था कि आप 5 लाख रुपए का इंतजाम कीजिए, महाराष्ट्र का बॉर्डर पार कराने की जिम्मेदारी हमारी। तब दीदी ने उस ऑफिसर को डांटा था कि आप देश के रक्षक हो के ऐसी बात करते हो, मुझे नहीं जाना है बाहर, मैं छुप के बाहर जाने वालों में से नहीं हूँ, मैं आतंकवादी नहीं हूँ, इसलिए मुझे बाहर छुप के जाने की जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगी तो न्याय के साथ जाऊंगी, माननीय न्यायालय मुझे निकालेगा तब मैं जाऊंगी। तो प्रलोभनों का तो आप क्या कहिए, ऐसी ऐसी घटनाएं हैं कि बहुत प्रलोभन दिए गए थे लेकिन दीदी उनमें कभी नहीं आई। बिल्कुल। कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, बोलिए। हाँ, मैं पूना से राजेश पांडे बोल रहा हूँ। हाँ, ये हिंदू धर्म के लिए सबसे कुठाराघात है जो कि साधु संतों को बदनाम करके हिंदू धर्म के ऊपर घात किया जा रहा है। जैसे संत आसाराम जी बापू है, साध्वी प्रज्ञा सिंह है, इनके ऊपर जो घात किया जा रहा है, इसके अब हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए लोग सबका, कांग्रेस की सबसे बड़ी नीति है ये। इसमें जो बीजेपी है, इसमें बीजेपी के अभी सरकार है, तो बीजेपी क्यों नहीं बोल रही इसके ऊपर कुछ? बिल्कुल। तो इसलिए आप बीजेपी के भी नंबरों पर फोन करिए, जब कॉल करनी है तो बीजेपी का नंबर भी आपको मिल जाएगा, नेताओं का भी मिलेगा। और मैंने तो पहले एपिसोड से मैं कह रहा हूं कि आपके सांसद को कहिए, उसको कहिए कि वो क्यों चुप है, वो क्यों अपने क्षेत्र के लोगों की भावनाओं की अभिव्यक्ति के तौर पर लोकसभा में, राज्यसभा में अपनी बात को नहीं कहता। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। हाँ जी, क्या कहना है आपको? हाँ, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ। मेरा कहना ये है कि ये अभी तो भाजपा हिंदुओं की बात कर रही है। चलिए, धन्यवाद। हम टीवी का आवाज म्यूट करके ही कॉल करें, मैं हर एपिसोड में बोलता हूं। मैं समझ सकता हूं कि कई लोग ऐसे होंगे जो जीवन में पहली बार टीवी पर कॉल कर रहे होंगे, लेकिन कुछ बेसिक जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसका पालन जरूर किया जाए।
अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो। हाँ हेलो, मैं सब्र आलम बोल रहा हूँ हाँ, दिल्ली से। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि साध्वी प्रज्ञा जैसे बहुत सारे लोग हैं, लाइक 10,000 मुस्लिम्स आर अंडर ट्रायल, वो लोग भी जेल के अंदर है, उनकी भी फैमिली बहुत परेशान है। क्या हिंदुस्तान की और ये दूरदर्शन चैनल क्या उनके लिए भी आवाज उठाएगा? क्या उनकी आवाज वो बन सकता है? जो 10,000 से ज्यादा कांग्रेस राज में 10,000 मुसलमानों को जेल में डाला गया, जिनकी कोई जांच नहीं होती है, इंक्वायरी नहीं होती है। चलिए धन्यवाद। मैं आपके आंकड़े से तो सहमत नहीं हूं क्योंकि मेरे पास उसकी पुख्ता जानकारी नहीं है। कांग्रेस के ऊपर तो उल्टे आरोप लगे हैं, शायद 10,000 साधु संत अंदर हो सकते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन फिर भी मैं न्याय के लिए धर्म नहीं देखता। अगर किसी भी जाति धर्म का, यहाँ तक कि किसी भी दूसरे देश का भी व्यक्ति अगर निर्दोष है और वो किसी भी दुनिया के देश के जेल में है तो उसका समर्थन नहीं हो सकता। इतनी मानवता तो हमको निश्चित तौर पर सिखाई गई है कि जो किसी भी निर्दोष व्यक्ति के उसके ऊपर होने वाले अत्याचार अन्याय का समर्थन नहीं कर सकती। धर्म यहाँ मुद्दा नहीं है, मुद्दा यहाँ दोषी है या निर्दोष है, ये मुद्दा है। अगले कॉलर। जय हिंद। तो हाँ, मुझे देश की न्यायपालिका से सवाल पूछना है कि जंगवादी को तो बिरयानी खिलाई जाती है, ठीक है, और एक साध्वी को इतना दंडित किया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है, उसके बैक पेन की हालत खराब है, वो व्हील चेयर पे है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि देश की न्यायपालिका क्या चाहती है कि देश का नौजवान आतंकवादी बन के बिरयानी खाएगा? बिल्कुल धन्यवाद। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या जब ये सारी प्रताड़ना होती थी तो आप न्यायालय में इसको जरूर बताते होंगे, तो क्या न्यायालय में कभी भी जैसे नमक नहीं जाने देना या इतना 3rd डिग्री टॉर्चर होना, इसके विषय में कोई भी दखल नहीं दी? जी, जब हम दीदी से जेल में मिलने जाते थे और दीदी को बता दे कि दीदी आपके लिए नमक भी नहीं भेज सकते, हम भोजन में नमक भी नहीं भेज सकते, तो दीदी ने कहा कि हमें इस पुलिस प्रशासन से नहीं लड़ना है, हमें अपने लिए न्यायालय जाना है और हम न्याय प्रक्रिया से गुजर के अपना हर काम करेंगे। तो हम न्यायालय में जाते थे और उनकी ये प्रताड़ना बताते थे तो कोर्ट के जज खुद हंस पड़ते थे कि अब किस किस चीज़ के लिए मैं ऑर्डर करूं। ये तो सामान्य सबका अधिकार है कि भाई सब्जी में नमक होना ही चाहिए, लेकिन उसके लिए भी जज को ऑर्डर करना पड़ता था। लेकिन वो ऑर्डर भी तुरंत नहीं होता था, वो ऑर्डर भी 1 से 1.5 महीने के बाद होता था जज, और तब तक उन्हें फीका ही भोजन करना पड़ता था, तब तक उन्हें नमक नहीं दिया जा सकता था। ये खाने में नमक तो मैटर है ही, लेकिन जो जख्मों पर नमक लगाया जाता था उसके ऊपर भी कभी न्यायालय ने कुछ नहीं कहा? जी, हमने जब भी ये बताने की कोशिश की कि दीदी को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है और पुलिस इस तरह से करती है, तो कोर्ट में इस तरह की कभी सुनवाई नहीं हुई। एक घटना मुझे याद है सुरेश जी, मैं उस दिन मुंबई कोर्ट में उपस्थित थी और हमारी तरफ से एक एप्लीकेशन गई थी। उनकी कुछ चीज़ें थी जो उनको चाहिए थी और नितांत ज़रूरी चीज़ें थी जो महिलाओं को भी लगती हैं, तो उन चीज़ों के लिए एक एप्लीकेशन दी। चूँकि सब कुछ कोर्ट ही तय करता था और वही चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाती थी, तो जब कोर्ट में हमने एप्लीकेशन लगाई तो मेरी आंखों के सामने की घटना है। जज साहब तिलमिला के उठ के खड़े हो गए और बोले, क्या पूरे देश में एक ही केस बचा है और हम एक ही व्यक्ति की सुनवाई रोज रोज करते रहेंगे? हर दिन उनकी एक एप्लीकेशन आ जाती है, वो जेल में रह रही हैं कि राजमहल में रहना चाहती हैं। जिस महिला को इतना प्रताड़ित किया गया कि जो अपने पैरों पे उठ के खड़ी नहीं हो सकती है, जिसको 24 घंटे मेडिकल की ज़रूरत है, जिसको दिन रात शारीरिक कष्ट है, उसको अगर कुछ चीज़ों की आवश्यकता है और वो कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन लगाती है, तो जज का ये कौन सी मानवता के तहत व्यवहार आता है, ये मुझे उस समय भी समझ में नहीं आया था। और उस दिन मैंने एक बदतमीजी की थी जिसके लिए आज मैं क्षमा मांगती हूँ न्यायालय से। मैंने उन्हें बहुत ही ज़ोर से घूर के देखा था और बहुत देर तक उनको घूरती रही थी। मैं अपने क्रोध को बिल्कुल भी संयत नहीं कर पा रही थी, बहुत देर तक मैं उनको घूरती रही। तो उन्होंने पूछ ही लिया वकील से कि ये कौन है जो मुझे इतनी देर से घूर रही। तो उन्होंने कहा ये साध्वी जी की बहन है और आपके ऐसा कहने से ये नाराज है। तो ऐसी स्थिति बनती थी उस समय कि जब भी कोई थोड़ा सा पॉजिटिव होता था, सही की तरफ जाने के रुख करता था, तो ट्रांसफ़र हो जाता था उस जज का। एप्लीकेशन लगाने जाओ तो आधे समय मना कर दिया जाता था,
कभी ये कह दिया जाता कल विचार किया जाएगा, कभी कह दिया जाता था क्या रोज रोज इन्हीं की सुनवाई होगी। माने कुल मिलाकर के ऐसा वातावरण तैयार किया जा रहा था कि शायद पूरे विश्व में, सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में इनसे कुख्यात अपराधी कोई है ही नहीं। थोड़ी देर के लिए हमको भी लगने लगा कि क्या सचमुच हम लोगों ने अपराध कर दिया। राष्ट्र धर्म करना, अगर हम लोग राष्ट्रवादी हैं तो ये हमारा अपराध है। ये सोचने पर हम लोग मजबूर हो गए। तो एक सामान्य व्यक्ति जो समाज में रहता है, जिसको ये दिखाया गया कि वो अपराधी हैं, उन्होंने ब्लास्ट किया, उनके ये स्वभाव, उनका जो स्वभाव उनका कभी नहीं रहा वो भी मीडिया ने दिखाया, जिसको देख के हम लोग आश्चर्यचकित होते थे कि ये कब हो गया, हमको तो पता ही नहीं। कई बार तो ऐसा होता था कि हम जिस चीज़ के लिए कोर्ट ऑर्डर लेके जाते थे, उस कोर्ट ऑर्डर के लिए ही पुलिस मना कर देती थी। और ये सब इसलिए होता था क्योंकि दीदी कानून और न्याय पर चलती थी। दीदी कहती थी हमें, अदरवाइज तो लोग फ़ोन और क्या क्या चीज़ों के उदाहरण हैं, इस तरह से जेल में रहते हैं। मोबाइल मिलना बहुत कॉमन चीज़ है जी, लेकिन दीदी ने अपने नियम बनाए थे कि जब तक मैं बाहर नहीं आ जाती, ससम्मान मुझे बाहर नहीं लाया जाता, तब तक मैं फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करूँगी। उन्होंने अपने नियम बनाए थे। सभी लोग इस चीज़ का उपयोग करते थे। हर चीज़ व्यक्ति को, कैदियों को, बड़े बड़े आरोपियों को और कैदियों को ये चीज़ें प्रोवाइड होती थी। किस तरह से होती थी कि पुलिस वालों को घूस देके, पुलिस वालों को पैसा दीजिए आपको हर चीज़ मिल जाएगी। क्योंकि हम लोग पैसे देने लायक थे नहीं, और थे भी, अगर हम किसी तरह से कोई हमारा व्यक्ति आता भी था कि आपको जो सुविधाएं चाहिए वो हो जाएंगी, चलिए हम इस दे देते हैं, दीदी ने स्पष्ट मना किया था। हमारे यहाँ, हम साधु संत हैं, हमारे यहाँ ईश्वर के प्रसाद के अलावा आपको कोई रिश्वत नहीं मिलेगी। ईश्वर का प्रसाद इसलिए मिलेगा, इसलिए चिढ़ जाते थे कि ये हमें पैसे ना देकर, हमें घूस ना देकर भी ये सारी चीज़ें इनको उपलब्ध हो सकती हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें थी, पूजा की घंटी, चंदन, शंख, इनके गुरुजी की चरण पादुकाएं और भगवान श्री राम का चित्र, अगरबत्ती, इन सारी चीज़ों के लिए भी दीदी को कोर्ट ऑर्डर लेना पड़ता था। और एक बार में इस तरह का कोर्ट ऑर्डर नहीं मिलता था। घंटी के लिए अगर कोर्ट ऑर्डर लिया है तो सिर्फ घंटी, सारी चीज़ें ली गई तो एक बार में सिर्फ घंटी के लिए। 15 अगर पूजा की चीज़ें हैं तो 15 बार हमें कोर्ट में जाना पड़ता था। लेकिन हमें 15 नहीं, 30 बार में ये ऑर्डर मिलते थे। ऐसी हमारी प्रताड़ना थी न्याय विभाग से, और ऐसी प्रताड़ना थी पुलिस विभाग से कि जो हर एक चीज़ पे ऑब्जेक्शन उठाते थे। 15 मिनट से ज़्यादा हमें कभी मिलने नहीं दिया, जबकि हम देखते थे समय निकल जाने के बाद भी दूसरे कैदियों से, दूसरे आरोपियों से, उनके सगे वाले बहुत देर तक मिलते रहते थे। तो मैंने दीदी को बोला, दीदी मुझे इतनी जानकारी नहीं थी। मैंने दीदी को बोला, मैंने कहा दीदी बोली जाओ 14 मिनट हो गए, अब निकल जाओ। मैंने कहा दीदी लेकिन हमें 15 मिनट ही क्यों मिलते, ये तो कितनी देर से खड़े हुए हैं, मिल रहे हैं। तो उनका कहना था, बेटा ये तुम्हारे समझ की बात नहीं है, इनके पास पैसा है इसलिए ज़्यादा देर तक मिल सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि मैं तो साधु सन्यासी हूँ, मुझे तो जेल में है तब तक तुमसे मिलना है, और जेल के बाहर होंगी तब तुमसे कुछ मतलब नहीं रहेगा मेरा। ये तुमसे पिछले जन्म का हिस्सा हो गया था, तुम्हारा परिवार मेरा पिछले जन्म का हिस्सा हो गया था क्योंकि मैं सन्यासी हूँ। लेकिन आज इन कानून वालों ने, इन पुलिस वालों ने, न्यायालय वालों ने हमें फिर से तुमसे मिला दिया है। तो ये सारी यातनाएं सहन करनी है और बाहर आके मैं फिर से अपना सन्यासी जीवन वैसे ही जीऊंगी। उपमा जी के पास चलता हूँ। उपमा जी, ये सब कुछ होने के बाद इस समाज से आप क्या अपेक्षा रखती है? क्या होना चाहिए ऐसा आपको लगता है? क्योंकि कई लोगों को तो केवल लगता है कि फेसबुक पर लाइक कर दिया तो उनका काम हो गया, कई लोगों को लगता है कि कमेंट कर दिया, शेयर कर दिया, काम हो गया, कुछ लोग कहते हैं कि अकाउंट नंबर दे दो हम पैसे डाल देते हैं, काम हो गया। इन सब चीज़ों के लिए तो साध्वी जी निश्चित तौर पर सन्यासन नहीं बनी, ना उन्होंने संघर्ष किया। क्या चाहते हैं इस समस्त हिंदुस्तान से, आप क्या चाहते हैं? समस्त हिंदुस्तान से एक ही अपेक्षा है मेरे पूरे परिवार की, साध्वी जी की, कि इस तरह से जागृत अवस्था में रहें कि फिर किसी साध्वी के साथ, फिर किसी मनुष्य के साथ, फिर किसी और के साथ इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। हम इतने जागरूक हों कि अगर एक छोटी सी घटना हो तो यदि उसका विरोध करना चाहिए तो हम शुरू से ही, प्रारंभ से ही उसका विरोध करना शुरू करें और उसको अंतिम छोर तक ले जाएंगे, ऐसा प्रण करके विरोध करें। समाज निश्चित रूप से मानसिक तौर पर हम लोगों के साथ था, लेकिन पुलिस, थाना, कोर्ट, कचहरी, इन चीज़ों से हर व्यक्ति डरता है।
इसलिए खुलकर सामने की हिम्मत नहीं करते थे। आज इस चैनल ने लोगों को सामने ला करके उनकी हिम्मत बढ़ाई और बाकी लोगों ने भी साहस दिखाया, तो एक मुहिम शुरू हुई कि अब न्याय की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन इसके पहले तक अगर आप व्यक्तिगत रूप से किसी से मिलते हैं तो सबका सहयोग था कि नहीं बहुत बुरा हो रहा है, बहुत ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। कुछ लोग साथ भी देते थे। हमने भी, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ में रहती हूँ और वहाँ पर हमने ATS का पुतला दहन किया था। उस समय मेरे कुछ भाई थे, कुछ बहनें थी जिन्होंने मेरा पूरा सहयोग दिया था। मैं आज TV चैनल के माध्यम से एक बार और उनका धन्यवाद करती हूँ। तो कुछ लोग थे जो खड़े हुए थे साथ में, लेकिन पूरे समाज का उत्तरदायित्व बनता है। हम सामाजिक प्राणी हैं और समाज के प्रति हमारी जो जिम्मेवारियां हैं उनको निर्वहन सर्वप्रथम करना चाहिए। तो उन जिम्मेवारियों का निर्वहन हम पूरी दृढ़ता के साथ निडर होकर के बिल्कुल करें। मुझे आपसे यही उत्तर था कि आखिर ये समस्त हिंदुस्तान को जगाने की जरूरत है और कोई दूसरी साध्वी ना हो, कोई दूसरी प्रज्ञा ना हो जिसके ऊपर इतने अन्याय हो। लेकिन कितना दुर्भाग्यपूर्ण है और ये वास्तव है, ये हमको समझना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा कि एक साध्वी प्रज्ञा को हम नहीं न्याय दे पा रहे हैं, तो ऐसी किसी कोई और होना, इसका इतना अच्छा हिंदुस्तान बनाने में और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना लड़ना पड़ेगा, कितनी प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी, ये भी हमको सोचना और समझना पड़ेगा, उसकी तैयारी रखनी पड़ेगी, खास करके संघर्ष की। मैं आप दोनों का आभारी हूँ कि आपने टाइम निकाला, यहाँ पर आया, और आप करोड़ों दर्शकों का भी आभारी हूँ कि आप इस कार्यक्रम में इतने बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।